विक्रमादित्य और गंधर्व सेन संबंधी कहानियां भारतीय परंपरा में कई प्राप्त होती हैं। एक परंपरा ये भी कहती है कि गर्दभिल्ल वंश का राज्य था। दूसरी परंपरा ये भी कहती है कि उज्जैन में महेंद्रादित्य था और उसका पुत्र विक्रमादित्य था। यह सब हमारी साहित्यिक या अनुश्रुतिक परंपराएं हैं। जो गर्दभिल्ल है उसका गंधर्व सेन से संबंध हो सकता है, क्योंकि वो शब्दों की ध्वनि जो है एक जैसी है। जहां तक गर्दभिल्ल शब्द है, कई लोग उसको गर्दभ से संबंधित मानते हैं और वो असंभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की प्राचीन जो भाषा की परंपरा है उसमें ये पद्धति रही है कि जैसे सोमदत्त है वो सोमिल्ल हो जाता है, रामदत्त जो है वो रामिल हो जाता है। उसी परंपरा में यदि देखा जाए तो गर्दभ संबंधी कोई शब्द हो और उसका गर्दभिल्ल शब्द बन गया, और बाद में जाकर के ये भी संभव है कि उसको ही हमारी कथाओं, विभिन्न कथाओं में गंधर्व सेन नाम दे दिया हो, लेकिन ये सब संभावना है। एक दूसरी परंपरा कहती है कि महेंद्रादित्य का पुत्र विक्रमादित्य था, जो उज्जैन का प्रसिद्ध राजा था। पिता का आदित्य परक नाम और पुत्र का भी आदित्य परक नाम, इस संबंध से इस संभावना को भी निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की जो परंपरा है कि पिता का जिस तरह का नाम हो, बेटे का भी उसी तरह का नाम हो, ये परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। इस तरह से गर्दभिल्ल, गंधर्व सेन और महेंद्रादित्य, इन तीनों को हमारी जो साहित्यिक और अनुश्रुति जो परंपराएं हैं वो विक्रमादित्य को के पिता के रूप में मानती है, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। एक कहानी इस तरह की प्राप्त होती है, कोई गंधर्व था और वो गर्दभ रूप में परिवर्तित हो गया था और किसी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था और वो दिन में गर्दभ रहता था और रात में वो गंधर्व बन जाता था, सुंदर व्यक्ति बन जाता था और राजकुमारी के साथ रहता था और फिर उसका पुत्र हुआ था। तो वो विक्रमादित्य हुआ और ये राज जब उस राजकुमारी की मां को मालूम हुआ तो उसने
उस गर्दभ का चोगा जो है, जिस समय वो राजकुमार के रूप में था, उस समय उस गर्दभ का जो स्वरूप पड़ा हुआ था कहीं पे, उसको जला दिया ताकि वो वापस गर्दभ रूप में न बन सके। जैसे ही उसने जलाया, कहानी कहती है, वैसे ही उस गंधर्व ने कहा कि अब मेरा यहाँ पृथ्वी पर रहना संभव नहीं है, और वो चला गया। तो जो गांव वाले इस कथा सामने जोड़ते हैं जी, तो ये भी एक कथा सही भी हो सकती है, ये भी संभावना है। संभावना सब हो सकती है। मालवा में इस लेकिन तरह की कथाएं मिलती है और लिखी हुई भी मिलती है। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से ये जो कथा है, ये तो लिखित रूप में प्राप्त होती है, लेकिन अनुश्रुति परक है और उसकी पुष्टि पुरातत्व से नहीं हो सकती। उसकी पुष्टि के लिए हमें लोक में आस्था, केवल यही एक प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। जहां तक कालकाचार्य कथा की बात है, ये केवल श्वेतांबर परंपरा में प्राप्त होती है। अच्छा, श्वेतांबर जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में ये प्राप्त नहीं होती। श्वेतांबर जैन परंपरा बहुत परवर्ती काल में आरंभ हुई और जहाँ तक कालकाचार्य कथा है, ये 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में सबसे पहले देखने में आई। उससे पहले नहीं है। उसके बाद में कई उसके रूपांतर होते चले गए। उसमें कहा गया है कि विक्रमादित्य के पिता जो गर्दभिल्ल है, राजा, उज्जैन का राजा गर्दभिल्ल है, उस सरस्वती की कहानी और उससे नाराज होकर के कालकाचार्य जो थे, उनके द्वारा शकों को यहाँ लाया गया और उनसे हमला करवाया गया इत्यादि। और फिर महेंद्रादित्य, ये जो गर्दभिल्ल है, उसका राज्य छीन करके शक राजा हो गए। ये कहानी प्राप्त होती है। ये विक्रमादित्य के समय से करीब 800 साल बाद कहानी पहली बार सामने आई। चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं कि किसी राज्य के ऊपर अधिकार करना हो तो क्या क्या तरकीब है। अलग अलग कई उसमें तरीके बताए हैं। उनमें से एक तरीका ये कहा गया है कि उस राजा को के वहाँ पर जाकर के उसके कान में ऐसी बातें डाल देना चाहिए कि अमुक स्थान पर अमुक स्त्री या कन्या बहुत सुंदर है, वो राजा के योग्य है और वो राजा के महल में होनी चाहिए और वो राजमहल में लाई जाए, किसी तरह से पहुंचा दी जाए। महीना 15 दिन बाद वेश बदल करके उस स्त्री का कोई भी भाई या पिता बन करके और वो ये सब दूर प्रचारित करना चालू कर दे कि ये राजा जो है दुष्ट है और इसने मेरी बहन का या मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है और अपने नगर में, महल में रख लिया है। इस तरह से उसको गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में उसको बदनाम करता हुआ जाए और पूरे वातावरण उसके विरुद्ध कर दिया जाए और फिर
जो अपना जो राजा है, जो शत्रु राजा है उसका, वो उसके ऊपर हमला कर दे, तो सेना भी उसकी, उस राजा की भी सेना जो है उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि ये बदनाम राजा है। तो इस तरह से उस राजा के ऊपर हमला करके उसके राज्य के ऊपर अधिकार किया जा सकता है। ये तरीका कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने बताया है। उस फार्मूले के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी बाद में बनाई गई है, क्योंकि यह सिद्ध फार्मूला है। और कौटिल्य ने पहले बताया, जैसे कौटिल्य ने ही एक कहानी बताई थी कि किस तरह से दूसरी कहानी कि किस तरह से एक हाथी बनाया जाए नकली, उसके पेट में सैनिक बिठा दिए जाए और राजा को गिरफ्तार कर दिया जाए। और ये कहानी वासवदत्ता और उदयन की कहानी के रूप में नाटक प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ के जो साहित्यिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं में जो राजनीति के जो सूत्र हैं, षड्यंत्र हैं, उनका उपयोग होता रहा है। और उसी तरह का एक षड्यंत्र, एक उपयोग ये होता रहा। हाँ, इसमें ये जो तथ्य है कि शकों ने हमला किया उज्जैन के ऊपर और गुजरात से होकर के आए, उसकी पुष्टि गुजरात से प्राप्त हुए सिक्कों से होती है। और उससे हमारे इतिहासकारों ने अंदाज लगाया कि जो गुजरात से होकर के कुछ शक शासक आए हैं, वे उज्जैन में भी शासक हुए और यहाँ पर उन्होंने उसको हराया। लेकिन ये जितने भी गुजरात होकर के आए, वो सब बाद के राजा हैं। वो ईस्वी की दूसरी तीसरी शताब्दी के राजा हैं। वो 200 साल बाद हुए विक्रमादित्य के। हाँ, विक्रमादित्य के समय में शक राजा था और उसका हमला हुआ था, लेकिन वो गुजरात वाला नहीं था, वो दूसरा था। वो शक राजा रजुगुल था। उसका शासन सियालकोट से लगा करके, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सियालकोट से लगा करके मथुरा तक था। लंबा शासन था। उस रजुगुल के शिलालेख मथुरा से प्राप्त हो गए और वो प्रकाशित, 100 साल पहले प्रकाशित हो गए। और उस रजुगुल का एक शिलालेख नरसिंहगढ़ के पास में, जो मालवा में नरसिंहगढ़ है, उसके बिहार कोटरा की जो रॉक शेल्टर है, उसमें 3 पंक्ति का एक शिलालेख है। उसमें उस रजुगुल का उल्लेख है। इसका मतलब है कि मालवा तक वह उसका वर्चस्व था। और अभी आरसी ठाकुर के संग्रह से को टटोलते हुए, विक्रमादित्य के जो सिक्के हैं टटोलते हुए, कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जो उस शक राजा से संबंधित है। रजुगुल का एक सिक्का उसमें प्राप्त हुआ है और दूसरा एक सिक्का शोडाश का प्राप्त हुआ है, जो रजुगुल का बेटा था। अच्छा। तो उन दोनों के सिक्के हमारे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यह संभव है कि रजुगुल जो इतना बड़ा शासक था, उस शासक जो शक्तिशाली शासक था, क्योंकि सियालकोट से लगाकर मथुरा तक जो वर्चस्व था और वहाँ से लगा करके नरसिंहगढ़ तक वर्चस्व था, उसी ने, चूंकि नरसिंहगढ़ 500 किलोमीटर ही पड़ता है उज्जैन से, तो संभव है कि उसने यहाँ पर हमला किया है। और वो जो रजुगुल था, वो ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में ही हुआ था। विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य के आसपास। तो ये संभव है कि उसने यहाँ पर हमला करके और यहाँ के राजा को पराजित किया। और ये भी संभव है कि जब पराजित हो गया
उसके बाद में शक्ति संगठन करके, विक्रमादित्य ने शक्ति संगठन करके और उस षोडश को, जो उसका बेटा था, जो यहाँ का राज्यपाल रहा होगा, या उस रज्जुवुल को पराजित किया। और पराजित करके, रज्जुवुल को पराजित करना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े राज्य का वो स्वामी था। उसको पराजित करके उसने पूरे क्षेत्र को उसकी वर्चस्व से खाली करवा दिया। और उसके दो परिणाम हुए। पहला तो ये कि उस षोडश के बाद में इस राजवंश का कोई भी अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। पूरे सियालकोट से लगा करके उज्जैन तक के पूरे क्षेत्र में इनके कोई प्रमाण बाद में प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब है कि ये इनकी शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए विक्रमादित्य की गरिमा एकदम बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि इतने बड़े शासक को जिसने पराजित कर दिया, उसके बाद में उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई, और जितने छोटे छोटे राजा थे देश के, वो सब उसके अधीन होते चले गए। उसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, वो स्वयं ही उसके अधीन होते चले गए, क्योंकि उसका प्रभामंडल एकदम बढ़ गया था। और इसी के कारण फिर निश्चिंतता से विक्रमादित्य अपना शासन कर सका। अपनी इच्छा अनुसार उसने अपने यहाँ की सांस्कृतिक गरिमा और इसके वर्चस्व जो है वो स्थापित करने में सक्रिय हो गया। आपने एक जगह लिखा है कि विक्रमादित्य के बेटी अथवा बहन, उनका भी एक गांव वहां पास में है। हाँ, ये भी एक कथा है। शाजापुर जिले में काली सिंध नदी के किनारे पास में सुंदर सी नाम का एक कस्बा है। वहां पर कहा जाता है कि वो सुंदरी देवी जो थी, वो राजा विक्रमादित्य की बहन या बेटी थी, और उसका विवाह वहाँ के राजा से हुआ था। राजा या वहाँ का जो ठाकुर था उससे हुआ था। लेकिन उसका नियम था कि महाकाल और हरसिद्धि के दर्शन के बिना वो रह नहीं पाती थी। प्रतिदिन दर्शन उसे आवश्यक था। इसलिए वहाँ पर महाकाल और हरसिद्धि के मंदिर बनवाए गए, और उनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। हालांकि वो अवशेष परमारकालीन है। विक्रमादित्य संवत प्रवर्तक थे, और उस संवत जो है उसका नाम है विक्रम, और उसका आरंभ ईसी पूर्व 57 में हुआ। ये सिद्ध बात है। वो विक्रम संवत आज भी प्रचलित है, और आज भी वो गिनती से 57 ही होता है बीसी। अतः विक्रम उस संवत का प्रवर्तक है, ये तो प्रमाणित है। अब उसमें अलग अलग मतभेद हमारे इतिहासकारों ने कुछ बना दिए। उसका कारण, मुख्य कारण ये था कि ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में जिस समय ये विक्रम संवत आरंभ हुआ था, उस समय के विक्रमादित्य से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तर्क यह है कि जब इतना बड़ा राजा था तो उसका पुरातात्विक प्रमाण भी उसके होने चाहिए। न उसका कोई सिक्का है,
न कोई प्रतिमा है, न कोई अन्य प्रमाण है, शिलालेख है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के प्रयास से हम लोगों ने जो पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त किए हैं उससे अब संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के लिपि में, ब्राह्मी लिपि में अंकित कई सिक्के, उसकी कई सील, कई प्रतिमाएं, प्रतिमालेख और शिलालेख प्राप्त हो गए और उनमें से जो शिलालेख है वो मंदसौर के पास औलेश्वर में है, उसके खंड है। जो मूर्तियां हैं जिनके ऊपर लेख है वो उज्जैन के परिसर में हैं और वो सभी शैव मूर्तियां हैं। और जो सिक्के और सील्स हैं वे उज्जैन जिले के महिदपुर में विद्यमान आरसी ठाकुर के संग्रह में रखे हुए हैं, जहाँ पर लाखों सिक्के हैं और उनमें कुछ सिक्के वहाँ पर, कम से कम 20 सिक्के वहाँ पर ऐसे हैं और लगभग इतने ही सील्स वहाँ पर प्राप्त होती है। ये जो सील है ये धातु की भी है, सुपारी के ऊपर भी है और हाथी दांत के ऊपर भी है और मिट्टी की भी है। तो इस तरह की भिन्न भिन्न सील्स है और उनके ऊपर विक्रम, विक्रमादित्य, श्री विक्रमादित्य इत्यादि लिखा हुआ प्राप्त होता है और सबकी लिपि एक जैसी है और सब ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी की ब्राह्मी है, वे गुप्तकालीन ब्राह्मी नहीं है। उनकी भाषा बहुधा प्राकृत मिश्रित संस्कृत है, जबकि जो बाद में यदि है, बाद में शुद्ध संस्कृत में लिखी मिलती है, लेकिन उस समय विक्रमादित्य के समय की जो वो लिपि और भाषा है वो उस तरह की है। तो इस तरह से पुरातात्विक प्रमाण जो है वो अब हमें प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण अब यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में राज्य करता था या नहीं करता था, यह संदेह नहीं रहना चाहिए। विक्रमादित्य के भाई के रूप में भर्तरी की मानने की जो परंपरा भारत में है वो संभावना हो सकती है, इसलिए कि भर्तरी के अस्तित्व के साहित्यिक प्रमाण प्राचीन प्राप्त होते हैं। भर्तरी शतक जैसे शतक अद्वितीय है और उनकी परंपरा में बहुत सारे फिर बाद में शतक लिखे गए। उसी तरह से भर्तरी के वाक्यपदी पद्धति का जो व्याकरण दर्शन का जो ग्रंथ है वो अद्वितीय है और उसके आधार पर बाद में स्फुट दर्शन की परंपरा चली और भारतीय काव्यशास्त्र भी बिना वाक्यपदी के चलता नहीं। और यही नहीं बल्कि उसके टाइम एंड स्पेस संबंधी जो उसमें अवधारणा है भर्तरी की, उसकी
मान्यता भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन काल से रही है। पिंगला एक रानी के रूप में प्रसिद्ध थी और कहानी प्रसिद्ध है उसकी, लेकिन जो हमारी तांत्रिक परंपरा है, योगिक तांत्रिक, उसमें जो पिंगला के पिंगल मत नाम का जो ग्रंथ है वो जयद्रथ मत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये माना जाता है कि उसमें जो तथ्य कहे गए हैं और जो जिस तरह के कलात्मक तथ्य भी प्रस्तुत हुए हैं और यौगिक तथ्य भी प्रस्तुत हुए हैं, उनसे प्रभावित मेघदूत भी पाया जाता है, ये भी कहा जाता है। तो ये किताबें कलकत्ता से प्रकाशित हैं। तो इन सारे संदर्भों में नए सिरे से फिर से इन तथ्यों के ऊपर विचार किया जा सकता है। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी वाली कथाएं हैं, वो कितनी मतलब प्रामाणिक लगती हैं? और आपने एक जगह लिखा है कि ये केस डायरीज हैं। बेताल बत्तीसी की कहानियां कथा सरित सागर में प्राप्त होती हैं, बृहद कथा मंजरी में प्राप्त होती है, सबसे प्राचीन जो आज उपलब्ध है। लेकिन उनमें उनकी पुस्तकों में लिखा गया है कि बृहद कथा का सार है, मतलब मूल बृहद कथा है। और बृहद कथा की जो रचना हुई है वो विक्रमादित्य के अंतिम समय में हुई थी, क्योंकि हाल जो है, जो राजा हाल है, उसका आश्रित था ये गुणाढ्य इस पुस्तक का रचयिता। और हाल का जो सिक्का है वो ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी का प्राप्त हो चुका है। तो और उसकी गाथा सप्तशती भी प्रसिद्ध है। उस गाथा सप्तशती में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि का भी श्लोक एक विद्यमान है। तो ये तमाम चीजें जो है उस समय की है। इसका मतलब है कि बेताल पच्चीसी भी विक्रमादित्य के समय के अंतिम समय में कभी रची गई है। तो क्योंकि विक्रमादित्य का माना जाता है कि वो दीर्घजीवी था, तो अब यह है कि वह बेताल जो है वो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था, माना जाता है। भविष्य पुराण में भी बेताल पच्चीसी प्राप्त होती है। उसका स्वरूप पुराण के अनुरूप है, छोटी कथाएं, छोटी अपेक्षाकृत। उसमें कहा गया है कि सिंहासन जो 32 पुतलियों वाला था वो देवताओं के द्वारा दिया गया था, देवी पार्वती के द्वारा दिया गया था, और उसकी रक्षा के लिए अपने जो गण था उस गण को भेजा गया था पार्वती के द्वारा पृथ्वी के ऊपर, जो बेताल के नाम से एक ब्राह्मण रूप में, बेताल भट्ट नाम से ब्राह्मण था और वो वहां पर विद्यमान था। और उसने महाकाल परिसर में, महाकाल मंदिर के परिसर में जब विक्रमादित्य ने अपनी सभा बनवाई, उसमें भी सिंहासन रखा और उस पर बैठे, तो उसके विक्रमादित्य को आकर के उस बेताल भट्ट ने ये 25 कहानियां सुनाई। तो उससे लगता है कि ये जो अचंभे वाली और अचरज वाली और भूत प्रेत वाली जो कहानियां जोड़ी गई है वो बाद में जोड़ी गई है, लेकिन मूल कहानी जो है
उसमें ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो क्योंकि उसमें भूत प्रेत की कहानी या वो पेड़ के ऊपर लटकने वाली बात जो है वो भविष्य पुराण में नहीं है। भविष्य पुराण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत परवर्ती है, बात की है, लेकिन पार्जिटर इत्यादि जिन लोगों ने इसके ऊपर गंभीरता से काम किया है पुराणों के ऊपर, उन लोगों का कहना है कि भविष्य पुराण का आरंभिक रूप जो है वो दूसरी शताब्दी में पूर्ण हो चुका था। बाद में उस पर थोड़ा बहुत जोड़ दिया वो लोगों ने, वो बात अलग, लेकिन मूल रूप प्राचीन था और वो उस मूल रूप में के अनुरूप ये कहानी हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि जो कहानियां हैं वो कहानियों में जो एक सामाजिक न्याय है वो उसमें प्राप्त होता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे दूसरा अलग अलग प्रकार के जो समस्याएं हैं उन एक एक समस्या को उठा करके और उनके पूरी तरह से कहा गया और अंत में जाकर के विक्रमादित्य को उसका फैसला सुनाने, निर्णय सुनाने के लिए कहा जाता है और विक्रमादित्य तत्काल उसका फैसला सुनाता है कि उसका ये हल हो सकता है। उसके लिए ये तत्काल निर्णय का राजा को जो भी समस्या आए उसका तत्काल निर्णय करना चाहिए, उसको आगे टालना नहीं चाहिए, उसका एक प्रमाण ये प्राप्त होता है। और इस तरह से हर कहानी अपने आप में एक केस बन जाता है। जो भी कुछ लिखा हुआ मिलता है वो साहित्य में लिखा हुआ मिलता है। इन कहानियों का प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता के बारे में हम कोई ऐसे तथ्य नहीं ला सकते, ऐसे कुछ प्रमाण नहीं दे सकते कि पुरातात्विक कुछ मिल जाएगा। इस तरह का कोई संभावना करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्रमाण पुरातत्व में नहीं मिल सकता है। ये कहानियां हैं, लोक में चल रही है, लेकिन ये कहानियां साहित्य में चल रही है और प्राचीन काल से ही इनका साहित्यिक उपयोग भी होता रहा है। जैसे एक कहानी जो है वो गरुड़ और सर्प की कहानी कि किस तरह से सर्पों को वो जो है गरुड़ खा जाता था और उनको गरुड़ से बचाने के लिए एक राजकुमार जो है उसने अपने आप को उपस्थित कर दिया और सर्पों को बचाया और गरुड़ ने भी उसको माफ़ कर दिया। तो ये जो कहानी है इसको लेकर के और हर्ष विक्रमादित्य ने 7वीं शताब्दी में नाटक लिखा था। तो ये कहानियां तो प्राचीन है, उससे सिद्ध होता है। अब उनकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता इसके बारे में विवाद करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा तो ये है कि जो प्राप्त है उसका आनंद लें।